स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था और महर्षि अरविंद ने भी कहा था कि अब भारत जाग रहा है, भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा जाग रही है, भारत विश्व में अपना सहभाग करने के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हो रहा है। एंड दिस सेंचुरी in the world belongs to Bharat, to the Hindus। और मुझे लगातार ये अनुभव होता है पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं से कि ये बात सच होने वाली है। आज हम लोगों के लीगल सेल ने ये कार्यक्रम किया है। एक बार मैं राम जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, हैदराबाद में वकीलों में बोल रहा था, तो एक वकील ने मुझसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि वेयर वाज द फाइनल एंड डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ द राम जन्मभूमि स्ट्रगल एक्वायर्ड। राम जन्मभूमि की अंतिम युद्ध कौन सा था, बैटल ग्राउंड क्या था, कितने दिन चला, कमांडर्स कौन थे। ये सवाल थोड़ा अनयूजुअल था, बट बिफोर आई कुड आंसर हिम, उसने कहा मैं बताता हूं। द फाइनल बैटल ग्राउंड where a decisive victory was achieved was court number 1 of the Supreme Court of India। 40 दिन चला और उसके कमांडर्स थे पारासरन जी, वैद्यनाथन जी। और मैं मानता हूं कि ये बात सच है। सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस, हमारी आपकी सबकी भावनाएं, but they all had to shape themselves into a legal argument। बहस शुरू होने के पहले मैं चेन्नई गया था, पारासरन जी को प्रणाम करने गया। उन्होंने उस दिन 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि मिस्टर आलोक कुमार, फॉर द लास्ट 10 years मैं अब वकालत नहीं करता, मेरा कुछ पढ़ने के लिए मन करता है तो मैं राम जन्मभूमि की अपील की फाइल्स पढ़ता हूं। जब मैं पढ़ करके थक जाता हूं और लगता है अब कुछ और पढ़ूं, तो मैं अपील की फाइल्स पढ़ता हूं। मैं खाना खा के लेट जाता हूं, जब तक नींद नहीं आती मैं अपील पर बहस करता हूं। For a person of the stature of Parasaran ji, doing this for 10 years, single case, single devotion। और इसलिए जब कोर्ट ने कहा उनको कि अभी 10:30 बजाए, आपको 2-3 दिन अकेले बहस करना है, 10:30 से लेकर शाम तक, आपकी आयु के कारण हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैठ के करिए। तो पारासरन जी ने कहा कि मैंने जिंदगी भर लोगों के मुकदमे लड़े, पैसे लेके लड़े, मैंने खड़े होकर बहस किए। आज पहली बार मेरा क्लाइंट है भगवान राम। भगवान राम स्वयं उसमें प्लेंटिफ थे। मैं बैठ के नहीं कर सकता। दिस इज लाइक ऑफरिंग माई वर्शिप टू हिम। वैद्यनाथन जी बहस करते थे तो जूते उतार कर करते थे। एक श्रद्धा थी, एक तप था, और इसलिए एक उसमें बड़ी महत्वपूर्ण गवाही थी। वो गवाही ग्रोवर साहब की थी। ग्रोवर साहब रेवेन्यू के आदमी थे। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पर अपना एविडेंस दीजिए। उन दिनों ये
सेल फोन्स बहुत नहीं थे। वन डे ही डिसअपियर्ड, कोई संपर्क नहीं हुआ, कहाँ गए? और 1 महीने बाद वो लौट कर आ गए, जैसे अचानक गए थे अचानक आ गए, और आकर कहने लगे मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। हमने कहा कि हम सब चिंता कर रहे थे आप 1 महीना कहाँ थे? कहने लगे मैं फैजाबाद गया था, एक धर्मशाला में रुका था, रोज रिक्शा लेकर के मैं कचहरी जाता था, पिछले जितने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे वो पढ़ लिए, वी हैव अ रॉक सॉलिड केस, मैं गवाही दूंगा। तो ऐसे विटनेस, ऐसी लड़ाई, ऐसे एडवोकेट्स, पर आजकल जो कुछ भी फैसला होता है वो फैसला अल्टीमेटली कोर्ट से होता है, और इसलिए हमारा जो लीगल सेल है उसका महत्व है। और मैं आपको कह सकता हूं कि आज से 10 साल बाद अगर मैं यहाँ बोलने आऊँगा तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो लड़ाई कृष्ण जन्मभूमि की थी, ये जो लड़ाई काशी विश्वनाथ की थी, और ये सड़क पर नहीं हुई, ये कोर्ट में हो रही है, मैं आपको कहूँगा कि ये लड़ाई भी वकीलों ने हमको जीत कर दी है। उस समय फैजाबाद था। ठीक है, तो वो जैसा कह रहे हैं वैसा कहता हूं। सब बड़ी लड़ाइयां, अभी वक्फ की लड़ाई है, धारा 370 की लड़ाई है, धर्मांतरण के बारे में जो कानून बन रहे हैं उनके बारे में है, गौरक्षा के बारे में है, जहां कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन चैलेंज होना है, जहां कहीं भी लेजिस्लेटिव ओवररीच के बारे में फैसला होना है, इन सब का आर्बिटर, फाइनल आर्बिटर अब कोर्ट हो गया है। और बंगाल में भी मैं देखता हूं, चुनावों के तुरंत बाद जो हिंसा हुई, अभी मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, उस सब के दौरान भी जब सरकार कंप्लिसिट थी, जब पुलिस को चुप रहने का आदेश दे दिया गया था, गुंडों को खुली छूट दे दी गई थी, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे थे, जितने भी हमको अफेक्टिव ऑर्डर्स मिले वो कैलकाटा हाई कोर्ट से मिले। और इसलिए मैं मानता हूं कि कैलकाटा हाई कोर्ट ये लोकतंत्र की लड़ाई में, सिविल राइट्स की लड़ाई में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की रक्षा की लड़ाई में एक लीडिंग कोर्ट बन के उभरी है। लीगल सेल इन सब इश्यूज पर काम करता है, लीगल सेल लेजिस्लेशन पर भी काम करता है। हम लोगों ने कहा कि यह आवश्यक है कि धर्मांतरण के बारे में कानून बने, वो कानून बनाए गए, और उस कानून में कहा गया कि जो धर्म परिवर्तन करने वाला है और जो करवाने वाला है वो 1 महीने पहले कलेक्टर को नोटिस देगा। कलेक्टर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि इसके अंदर कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ये अपने कॉन्शियंस की आवाज पे हो रहा है। कानून अफेक्टिव साबित हुआ है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन हुए, पर कहीं कहीं ऐसा होता था कि हम घर वापसी कराते थे, सरकार दूसरी होती थी, हमारे लोगों पर मुकदमा होता था। लीगल सेल को लगा कि इसके बारे में सोचना चाहिए, लीगल सेल ने सरकार को सजेस्ट किया, कुछ सरकारों ने माना,
और धर्मांतरण के कानून के बाद में उसके नीचे एक प्रोवाइजो लिखा गया कि अपने पूर्वजों के धर्म में लौटकर आना ये धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। हम लोग सेफ हो गए अपना काम करने के लिए, वापस बुलाने के लिए, और जो लोग लालच या भय से या धोखे से धर्म परिवर्तन कराते उनके लिए दंड की व्यवस्था, उनके लिए पनिशमेंट, कन्विक्शन ये चालू है। लेजिस्लेशन के इशू पर भी हमको बहुत संतोष है कि जिन लोगों से कंसल्ट किया गया जेपीसी ने वक्फ एक्ट पर, उसमें विश्व हिंदू परिषद को भी कंसल्ट किया गया और हमने भारत के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जिनको संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन के 5th और 6th शेड्यूल के हिसाब से शेड्यूल्ड एरिया या प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया है, और बड़ी संख्या में मस्जिदें बन रही थीं, बड़ी संख्या में कब्रें बन रही थीं, चाहे नीचे कोई हो या ना हो। वो भूमि तो किसी को ट्रांसफर कर नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और इसलिए हमारे कहने से ये अमेंडमेंट आ गया है कि शेड्यूल्ड एरियाज में कोई भी भूमि ये वक्फ की नहीं हो सकती। दैट इज द रोल दैट वी हैव टू प्ले। और बंगाल में तो छोटी छोटी बात के लिए आपको सभा करनी है, जो आर्टिकल 19 में एक प्रोटेक्टेड राइट है, अल्टीमेटली वो सभा सरकार अनुमति नहीं देती, वो हाई कोर्ट से डिसाइड होती है। तमिलनाडु में तो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होती है। आपको दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करना है, करने में शाम हो जाती है, प्रतिबंध आ गया कि आज ताजिए का दिन भी है, आप इस समय तक करेंगे तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं कर सकते। उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है। अपने धर्म के पालन के लिए जो साधारण बातें हैं, जो ऐसी बातें हैं जो गिवन हैं, उसमें भी कोर्ट जाना पड़ता है। दस लीगल सेल हैज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू परफॉर्म, और उनका ये पहला अधिवेशन इस स्थान पर हुआ है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वक्फ एक्ट का संशोधन हुआ है। मुझे दुर्भाग्य ये लगता है कि सरकार के पूरे प्रयत्नों के बाद भी उसके प्रोविजंस पर चर्चा नहीं कर रहे लोग। संशोधन क्यों कर रहे हो, इस पे कर रहे हैं। Why are you amending? The question should have been, what are the provisions that have been objectionable? उस पर चर्चा नहीं हो रही। इस पे चर्चा नहीं हो रही कि ये वक्फ एक्ट प्रोवाइड करता है कि प्रत्येक वक्फ बोर्ड और काउंसिल में 2 महिलाएं जरूर होंगी। ये जो वीमेन एम्पावरमेंट की बात है, ये जो इक्वेलिटी की बात है, ये जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन की बात है, क्या कोई इसका विरोध कर सकता है? अगर ये कहा जाए कि वक्फ उल औलाद में परिवार की महिलाओं का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता, तो ये सबको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं? अगर ये कहा जाए कि वक्फ की इनकम का एक एप्रोप्रिएट हिस्सा तलाकशुदा महिलाओं को, डेस्टिट्यूट्स को, बच्चों को मिलना चाहिए, तो ये वो आर्ग्यूमेंट है जो शाहबानों के समय मुस्लिम क्लरिक्स ने दिया था। आप हस्बैंड से तलाक के बाद डॉवर का कोई हिस्सा नहीं, डॉवर के अलावा कुछ नहीं मांग सकते, उनको मिलना है तो वक्फ से मिले।
अब अगर स्टैट्यूट प्रोवाइड करता है कि वक्फ की इनकम में से उनकी मेंटेनेंस के लिए दें, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? इन तीनों प्रोविजंस पर बहस नहीं हुई। इन तीनों प्रोविजंस को AIMIMM से लेकर के जमीयत उलेमाए हिंद तक किसी ने विरोध नहीं किया। तो क्यों नहीं कहते कि कुछ प्रोविजंस अच्छी हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद में काम करता हूं। कई बार मेरे पास में लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी संपत्ति को दान करना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कागज दिखाओ। मालूम पड़ता है कि मुकदमा चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, इसकी हारने की स्थिति आ गई है और ये सोच रहा है कि अब मैं कैसे लड़ूंगा, मैं तो हार रहा हूं। तो वो डिस्प्यूटेड लैंड को हमें सौंपना चाहता है। हम नहीं लेते। क्या ऐसी डिस्प्यूटेड लैंड की गिफ्ट अल्लाह स्वीकार करेंगे? भगवान स्वीकार करेंगे? इसलिए अगर ये कहा जाए कि किसी को वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी में से दान देना है, तो टाइटल शुड बी क्लीन टू हिम एंड ही शुड बी द सोल ओनर ऑफ इट। और ये दान एक प्रॉपर गिफ्ट डीड से हो। वो गिफ्ट डीड पब्लिक डोमेन में साइट पर डिस्प्ले की जाए। इज देयर एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल टू एनी पार्ट ऑफ इट? संपत्ति के मालिक हो तो दान कर लो, कागज बनाओ। इस प्रोविजंस पे चर्चा नहीं हो रही है। क्या यह आवश्यक नहीं है कि जो प्रॉपर्टी अल्लाह को सौंप दी गई है, और वक्फ का मतलब है इस्लाम में स्वीकृत चैरिटेबल कामों के लिए सौंप दी गई है। हमारा दिल्ली का सर्वे कहता है उसमें से 80% भूमि में एनक्रोचमेंट है। वहां गैराजेस चल रहे हैं, मकान चल रही है, बिजनेस चल रहे हैं, दुकान चल रही है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी और इनकम, इसका एक ट्रांसपेरेंट हिसाब हो और वो हिसाब पब्लिक डोमेन में हो? ये इंश्योर किया जाए कि ये सारा का सारा पैसा उन्हीं कामों के लिए खर्च होगा जो इस्लाम के कायदे में चैरिटेबल काम हैं। तो माना जाना चाहिए कि ये इस्लाम के हित में है, ये वक्फ की स्पिरिट के अनुसार है। इन सब मामलों को छोड़ करके सुपरफिशियल इश्यूज पर बहस हो रही है। इरादा ये नहीं है कि वक्फ क्लीन हो, इरादा ये नहीं है कि वक्फ इफेक्टिव हो, इश्यूज की चर्चा नहीं हो, इस्लाम खतरे में है का नारा हो। लोगों को भड़काया जा रहा है। पर बंगाल के बारे में मेरे मन में और भी सवाल हैं। चाहे CAA का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वक्फ का मामला हो, ये क्यों है कि इस पर हिंसा बंगाल में ही होती है? और ये हिंसा हिंदुओं के खिलाफ होती है। जहां आबादी कम है वहां वो सारा का सारा गांव हिंदुओं से शून्य हो जाए, इस एफर्ट में होती है। भारत के अंदर के गांवों में, भारत के अंदर अपने ही गांव का व्यक्ति अपने ही देश में शरणार्थी हो जाए, ये एथनिक क्लींसिंग का प्रयत्न, इसमें रोक क्यों नहीं लगती? मैंने सुना कि ममता जी ने कुछ मुस्लिम क्लैरिक्स को बुलाया था
उसमें उन्होंने कहा कि ये पूर्व नियोजित षड्यंत्र था, इट वॉज अ प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। इसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से लोग आए थे, वो भी इसमें शामिल थे। वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनको संविधान भी आता है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है तो क्या आपके सीआईडी विभाग ने, क्या आपकी इंटेलिजेंस ने इसका पता लगा करके आपको पहले से सूचना दी थी? अगर नहीं दी थी तो जिम्मेवार कौन है? और अगर दी थी तो इसको रोकने के लिए कार्रवाई समय से क्यों नहीं की गई? दोनों स्थितियों में सरकार दोषी है। और लोगों को लगता है, लगने का कारण है कि ये दंगे इसलिए होते हैं बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल and its political leadership is complicit in it. वो इशारा करते हैं कि नजरअंदाज करो, हो जाने दो। ये स्थिति नहीं चल सकती। इस स्थिति को बदलना होगा। लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले समय में इसका उत्तर देने के लिए समाज को तैयार होना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद ने तो सीधा कहा है कि बंगाल की हालत ऐसे हो गए हैं कि 356 का उपयोग करके यहां राष्ट्रपति शासन लगाने का विचार करना चाहिए। जस्ट इमेजिन, जिसने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, ट्रू एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी ओथ लिए, और अगर वो उस ओथ पर गंभीर है तो क्या वो ऐसा कह सकती है कि आई विल नॉट इंप्लीमेंट द लॉ ऑफ इंडिया? भारत की संसद ने अपने इतिहास की सबसे लंबी बहस के बाद जो कानून पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने उसको साइन कर दिया, गजेट हो गया, इट हैज कम इनटू इफेक्ट। Can a chief minister who has taken an oath of allegiance to the Constitution has a right to say that that central law shall not be implemented in her state? ये अकेली स्टेटमेंट इस बात के लिए काफी है that there is an entire breakdown of the constitutional machinery in West Bengal. आने वाले दिनों में हम आंदोलन को तेज करेंगे। हम इसको केवल मुर्शिदाबाद की घटना नहीं मानते, हम इसको देश में ले जाएंगे। कल भारत के हर जिले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, संत, सिविल सोसाइटी प्रत्येक जिले में एक डिमॉन्स्ट्रेशन करेगी या धरना देगी और वहाँ के कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन सौंपकर कहेगी कि बंगाल की स्थिति में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, और अगर यही परिस्थिति लगती है तो वहाँ राष्ट्रपति राज लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए। हम सहायता करना चाहते हैं उन लोगों की जिनको कष्ट हुआ है।
इसलिए हमने सहायता के लिए सामग्रियां इकट्ठी करी। खाने की सामग्री, मच्छरदानी, दवाई, पानी, बिस्तरा। परसों तक ये सहायता हम लोगों तक पहुंचा पा रही थी। पूरे समाज का कर्तव्य है कि मदद करे, हमारा भी है। पर कल क्या हुआ? कल हमको पुलिस के अधिकारियों ने कहा, आपको हमारे यहाँ आने की, कैंप में जाने की, राहत बांटने की इजाज़त हम नहीं दे सकते। आपको जो सहायता देनी है सरकार के पास मालखाने में जमा करा दीजिए, हमें जिसको जितनी देनी होगी देंगे। जो लोग घर से उजड़ कर आए हैं, उनके भोजन पानी की, दवाई की व्यवस्था अगर हम लोग करते हैं और सरकार उसे भी रोकती है, ये तो मानवीय दृष्टि से अपराध है। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अपने ही देश में लोगों को शरणार्थी बनना पड़े, यह गलत है। और उन शरणार्थियों तक सहायता न पहुंचने दी जाए, यह अक्षम्य है। हम और आप मिलकर के इसको लड़ेंगे, इस लड़ाई को इसकी परिणति तक ले जाएंगे। हम प्रत्येक हिंदू को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि उसकी पीठ पर खड़े हैं, उसकी सहायता के लिए खड़े हैं। इस दुख और कष्ट में वो अकेला नहीं है। जिन 3 लोगों की हत्या हुई है, हम उनको भी कहना चाहते हैं, परिवारों को, कि जो चला गया उसको वापस नहीं ला सकते, पर हम आपके भाई बनकर के आपके साथ जीवन भर निभाएंगे। वकील का बहुत बड़ा दायित्व कोर्ट में होता है, कोर्ट के बाहर भी बहुत बड़ा दायित्व होता है। आज़ादी की लड़ाई की तो सब लोग बैरिस्टर्स थे। समाज उसको नेता मानता है, समाज उसको बड़ा मानता है, उसमें विश्वास करता है। आइए हम और आप मिलकर संकल्प करें कि हम आने वाले 10 सालों में भारत को विश्व की महाशक्ति बनाएंगे, विश्व का गुरु बनाएंगे, अच्छे लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, सिविल सोसाइटी के अधिकारों को सुरक्षित करेंगे और सब मिलकर के इस मामले को अपने पुरुषार्थ से सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।